नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर पे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि आज से हम A to Z रीजनिंग की बैच स्टार्ट कर रहे हैं बैंक और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें कुल मिलाकर नॉर्मली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है A से Z तक का, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट्स, उससे क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा एक आपको अल्फ़ा और न्यूमेरिकल मिक्स होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स भी होते हैं, वो एक मिक्स सीरीज आपको दे दी जाती है और उससे रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर दो डिफरेंट पैटर्न है। इसके अलावा भी कुछ पैटर्न है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आइडिया लगेगा आपको सही तरीके से। देखो, एक तो ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो है A से Z तक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस तरीके से होते हैं। इसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबल वाले जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल और जिसमें कि सिंबल भी हैं, आपको यहाँ पर दे दी गई है सीरीज क्वेश्चन में, और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस तरीके के जो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो एग्जाम में नॉर्मली आपको 3 से 5 क्वेश्चन इस एक सीरीज से दिए जाएंगे जिसको कि आपको सॉल्व करना रहेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होती है A से Z तक, उस पर बढ़ते हैं आगे। तो इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी है जिसे कि सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? हमें प्लेस वैल्यूज़ मालूम होने चाहिए। A से Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन सभी के प्लेस वैल्यू हमें याद होने चाहिए। लेफ़्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ़्ट भी, मतलब सीधे सीधे भी आपको सारे प्लेस वैल्यूज़ याद होने चाहिए, जिसमें कि आपको मालूम है लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर राइट टू लेफ़्ट अगर हम बढ़ते हैं, मतलब कि उल्टे साइड से, पीछे से भी हमें अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जिसमें A की क्या प्लेस वैल्यू होती है? 26 होती है। क्लियर है? चलिए, अब ये याद करना कैसे है? बहुत ही आसान तरीका है इसे याद रखने का। सारे प्लेस वैल्यूज लेफ्ट टू राइट भी आपको याद रहेंगे और राइट टू लेफ्ट भी याद रहेंगे, और बहुत ही आसान तरीका है, वो भी मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से मालूम चल सकें और आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये प्लेस वैल्यू आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में तो काम आती ही है, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस टाइम भी आपको ये काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले देखो, हम पैटर्न 1 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच लेटर इज 11th फ्रॉम द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट इंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट इंड से 12th अल्फ़ाबेट जो होगा उसके राइट में 11th अल्फ़ाबेट कौन है? तो देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक तो राइट है और दूसरा यहाँ पर लेफ्ट है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो एक चीज होती है वो हमें याद रखना होता है, क्या? कि लेफ्ट और लेफ्ट, यानी कि दो लेफ्ट हो तो वहां पर हम माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट यानी कि डिफरेंट चीजें हो, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दे रखा हो, तो वहां पर हम एडिशन करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। जब लेफ्ट लेफ्ट यानी कि हमें जो डायरेक्शन है वो सेम दी जाती है, या तो आपका दोनों ही लेफ्ट हो जाए या फिर दोनों ही राइट हो जाए, ठीक है, राइट राइट हो, दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट हो या फिर दोनों ही राइट राइट हो, तो उस केस में हम घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देकर रखा होता है तो वहां पर हम जोड़ते हैं, यानी कि एडिशन करते हैं। अब ये घटाना जोड़ना क्या है उस चीज पर देखो। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देख क्या रहे हो कि 11 राइट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 12 लेफ्ट इंड है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, उस केस में हमें जोड़ना होगा, तो इसको जोड़ दो फटाफट से, क्या आ जाएगा हमारा? 23, है ना। यानी कि 23rd अल्फ़ाबेट हमें चाहिए। अब देखो, 23rd अल्फ़ाबेट हमें लेफ्ट से चाहिए होगा या फिर राइट से चाहिए होगा, ये चीज पर फोकस करना है। ये कैसे मालूम करेगा? आप ये देखो कि क्वेश्चन में
इंड कौन सा दिया हुआ है, लेफ्ट इंड बोला है या फिर राइट इंड बोला है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें लेफ्ट इंड बोला है ना। देखो यहाँ पर सिर्फ राइट लिखा हुआ है, यहाँ पर राइट इंड या लेफ्ट इंड नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर हमें लेफ्ट इंड बोलकर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन से इंड से हमें देखना है। ठीक है, तो लेफ्ट इंड से क्या, 12th है ना, 12th फ्रॉम लेफ्ट इंड, ये लेफ्ट इंड है LE, ठीक है, और ये सिर्फ R। क्लियर, समझ में आया। तो जो इंड होगा उसी इंड से हम देखेंगे, ठीक। यानी कि यहां पर आप लेफ्ट इंड से जो 23rd अल्फाबेट होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट इंड से 23rd अल्फाबेट आप कैसे मालूम करोगे, वो तो तभी मालूम चलेगा ना जब आपको A से Z तक की सारी प्लेस वैल्यूज याद होंगी। नहीं तो आपको पूरा का पूरा A से Z तक टोटल लिखना पड़ेगा, ये 1 2 3 फिर D आएगा 4, ये टोटल लिखोगे, उसके बाद फिर आंसर करोगे, या तो लिख कर या फिर हाथ पर कैलकुलेट करके, है ना। लेकिन ये ऐसा करने पे फिर बेकार में टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को याद रखते हैं। कैसे, अब देखो एक सिंपल सा ट्रिक होता है, वो आपने सुना भी होगा, काफ़ी कॉमन सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, ई ज्योति का, EJOTY, ये ई ज्योति का ट्रिक होता है, जिसमें कि जो आपको ये 5 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ये 5 अल्फ़ाबेट आपके 5 के मल्टीपल्स में है। मतलब क्या कि ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20 है और y की 25 है, ठीक है। अब इनके आसपास का कोई भी अल्फ़ाबेट आपसे पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 23rd अल्फ़ाबेट हमसे पूछा है ना, 23rd अल्फ़ाबेट, यानी कि देखो 20 अल्फ़ाबेट हमारा T है, इसमें +3 करेंगे हम तो हमारा 23rd निकलेगा। तो T में आप 3 आगे बढ़ा दो तो U V एंड W आता है, मतलब क्या कि 23rd अल्फ़ाबेट हमारा W हो जाएगा। तो ये W हमारा आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर है ये चीज़ कि कैसे हमने इस चीज़ को यहाँ पर निकाला है। अब देखो यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैं और आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब R का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये आप कैसे मालूम करोगे। अब आप यहाँ पर देखो कि R किसके आसपास में आ रहा है, O और T के बीच में आ रहा है ना। तो O की प्लेस वैल्यू तो आपको 15 मालूम है, तो O से कितना बाद में R है, PQR, O से 3 आगे बढ़ते हैं तो हम R पे पहुंचते हैं। तो O की प्लेस वैल्यू 15 है, इसमें हम अगर 3 जोड़ देंगे तो हमें 18 मिलेगा। तो R की प्लेस वैल्यू मालूम चल गई कि 18 है। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई S की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो S तो आपको सीधा सीधा मालूम है कि T से पहले आता है, और T हमारा ई ज्योति में आता है, और ई ज्योति में T की प्लेस वैल्यू 20 है, और इससे ठीक पहले में S आ रहा है, मतलब S की प्लेस वैल्यू 19 होगी, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब L की प्लेस वैल्यू क्या है ना, L की प्लेस वैल्यू पूछूं तो आपको ये मालूम है कि L आपका J और O के बीच में आ रहा है, तो आप पहले वाले को लो या बाद वाले को लो। J को ही अगर लेते हो तो J की प्लेस वैल्यू 10 है, तो J के कितने बाद में जा रहा है L, 2 बाद में आ रहा है ना। तो 10 में अगर +2 करोगे तो हमें 12 मिलता है, मतलब क्या कि L की प्लेस वैल्यू 12 है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी प्लेस वैल्यू आसानी से काउंट कर सकते हैं, अगर हमें एग्जैक्ट सारे याद ना हो तो। क्या याद रखना होगा हमें याद रखना होगा ई ज्योति, EJOTY, ठीक है, और ये सारे 5 के मल्टीपल में हैं। बस इतनी चीज याद रख लो, आप सारे 26 अल्फाबेट्स को आसानी से विद इन सेकेंड्स आप इसके कोई भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाकर, ठीक है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ी सी जगह बन गई है तो काफ़ी है इतना। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच लेटर इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम द लेफ्ट इंड, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट इंड से मतलब है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट भी और लेफ्ट भी, यानी कि दोनों लेफ्ट लेफ्ट ही आ गए हैं। और जब भी डायरेक्शन हमारा दोनों सेम होता है, लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट, तो उस केस में हम माइनस करते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 19 है और 11 है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो भाई,
19 में से अगर आप 11 को घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर है ना, 8 आएगा। और इंड कौन सा है, लेफ्ट इंड है, तो यानी कि लेफ्ट इंड से 8th अल्फाबेट हमें मालूम करना है। तो लेफ्ट इंड से 8th अल्फाबेट कौन सा होगा, ये एच होगा। अब देखो यहाँ पर ई ज्योति से भी आप निकाल लो, एच हमारा कहाँ आ रहा है, ई और जे के पास में आ रहा है ना। अब ई से कितना बाद में है, एफ जी एच 3 बाद में है। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, इसमें अगर आप 3 ऐड करोगे तो हमारा 8 निकल कर आ जाएगा, है ना। यानी कि एच हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो हो गई हमारी कि अब देखो यहाँ पर लेफ्ट इंड से मालूम करना था हमें, है ना, हम निकाल लिए। यहाँ भी इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमें लेफ्ट इंड से मालूम करना था, हमने निकाल लिया ई ज्योति को यूज करके। अगर हमसे राइट इंड से निकालने के लिए पूछ दे तो फिर क्या करोगे, है ना। राइट इंड से मतलब अब ई ज्योति उस टाइम में तो काम आएगा नहीं, क्योंकि ई ज्योति तो लेफ्ट टू राइट जो सीधी सीधी प्लेस वैल्यू है उसके लिए है। लेकिन अगर पीछे से उल्टे साइड से अगर आपसे पूछ दे तो उस केस में आप क्या करोगे, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, विच लेटर इज 7th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम राइट इंड। यानी कि देखो यहाँ पर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होगा, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 16 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 23 आता है। क्लियर है। अब ये 23 हमें कहाँ से देखना है, हमें ये राइट इंड से देखना है। ठीक है, राइट इंड से 23rd अल्फाबेट कौन सा होगा हमें वो मालूम करना है। तो वो मालूम करने के लिए अब ए से जेड तक लिखेंगे और पीछे से काउंट करेंगे। ऐसा काम हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में तो काम आएगा ही, इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग उसमें भी काफ़ी काम आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स के बारे में, है ना, बिल्कुल सुना ही होगा ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो चलिए अब हम ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स को ही जानते हैं। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर कहीं भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आराम से दोबारा देख सकते हो, है ना। दोबारा देख लोगे क्लियर हो जाएगी। अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, क्लियर होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में डाउट्स पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि उस डाउट की क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं। ठीक है, चलिए। और अगर कमेंट में ही पॉसिबल होगा तो फिर कमेंट में ही रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर कमेंट में पॉसिबल नहीं होगा तो फिर इस पर एक क्लास भी ले लूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स की ओर। ठीक है, ऑपोजिट अल्फ़ाबेट। अब ये ऑपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होता है, देखो जैसे कि आपने सुना होगा ए का ऑपोजिट अल्फ़ाबेट जेड होता है। क्यों, अगर लेफ्ट इंड से हम काउंट करते हैं तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होगी, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होगी। क्लियर है। अगर पीछे से कैलकुलेट करो, पीछे से काउंट करोगे तो पीछे से काउंट करते टाइम में z की प्लेस वैल्यू 1 होगी और a की प्लेस वैल्यू 26 होगी, है ना। अब देखो सीधे सीधे में a 1 हो रहा था, अब पीछे से अगर हम काउंट करते हैं तो z 1 हो रहा है। अगर सीधे में काउंट करोगे तो z 26 होगा, पीछे से काउंट करोगे तो a 26 हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर इनके जो हैं प्लेस वैल्यूज वो आपस में बदल जा रहे हैं, लेफ्ट राइट और राइट से लेफ्ट जाते टाइम, इसीलिए इनको हम ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा भी आप एग्जांपल ले लो। अगर हम बी की के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट क्या है ये पूछे तो बी का ऑपोजिट अल्फ़ाबेट आपका वाई होता है। कैसे, अगर आप लेफ्ट से राइट यानी कि सीधे सीधे में काउंट करोगे तो बी की प्लेस वैल्यू 2 आएगी और y की प्लेस वैल्यू 25 आएगी। अगर पीछे से काउंट करोगे तो y की प्लेस वैल्यू 2 आएगी और b की प्लेस वैल्यू 25 आएगी। तो ये आपस में बदल जा रहे हैं, है ना, इसलिए b का प्लेस ऑपोजिट क्या होगा, y होगा, है ना। अब यहां पर देखो, अगर हमें ऑपोजिट्स का क्या काम होता है वो आप चेक करना, अभी हम बताएंगे। अब देखो जैसे कि यहां पर पिछले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था, हमें क्या मालूम करना था
कि राइट इनसे 23rd कौन सा अल्फ़ाबेट है ना? राइट इनसे 23rd कौन सा अल्फ़ाबेट है, ठीक। अच्छा चलो, उसके लिए थोड़ा और आगे इसमें बढ़ जाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। सी का ऑपोजिट होता है भैया एक्स, ठीक है। डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू। डी की प्लेस वैल्यू 4 है ना, और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। अगर पीछे से काउंट करोगे तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होगी 4 और डी की प्लेस वैल्यू होगी 23, ठीक है। हमें पूछ क्या रहे थे भाई कि राइट इंड से 23rd कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है। राइट इंड से 23rd। अब देखो हमें यहाँ पर क्या निकल कर आया है, अगर हम पीछे से काउंट करते हैं तो हमारा 23rd अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना। पीछे से काउंट कर रहे हैं तो हमारा 23rd अल्फ़ाबेट डी आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमें कभी भी राइट इंड से अगर पूछा जाए, मतलब पीछे साइड से अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। पीछे से देखो, आप बस सीधे से लेफ्ट से राइट, ए से जेड तक की प्लेस वैल्यू याद कर लो, इतना ही काफ़ी है। और ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स याद कर लो। ये तो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट जरूर याद करना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं, है ना। अब सीधे सीधे आपने प्लेस वैल्यू याद कर ली, अगर याद कर ली है तो भी अच्छा, नहीं याद करी है तो ई ज्योति तो है ही। अगर लेकिन पीछे से आगे की ओर बढ़ते हुए आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? अगर आपने ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स याद कर लिया है तो इसकी ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। अच्छा देखो, हमें 23rd अल्फ़ाबेट पूछा था राइट इंड से, ठीक है। लेकिन राइट इंड से 23rd अल्फ़ाबेट तो आपको याद नहीं है, लेकिन लेफ्ट इंड से 23rd अल्फ़ाबेट तो आपको याद होगा, है ना। लेफ्ट इंड से 23rd अल्फ़ाबेट याद होगा ही। क्या है लेफ्ट इंड से 23rd अल्फ़ाबेट? डब्ल्यू, ठीक। डब्ल्यू भाई साहब किसका ऑपोजिट है? डी का ऑपोजिट है ना। यानी कि लेफ्ट इंड से 23rd अल्फ़ाबेट अगर डब्ल्यू हो रहा है और डब्ल्यू डी का ऑपोजिट है, मतलब साफ है कि राइट इंड से 23rd अल्फ़ाबेट आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही होगी कोई बात नहीं, आगे और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। इतने एग्जाम्पल्स करवाऊंगा कि एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो ये तो हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, ठीक है। अब ये और एग्जाम्पल करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। अब ऑपोजिट याद अल्फ़ाबेट्स ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने का भी बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताऊंगा। चलो पहले आपको यही तरीका बताता हूँ कि ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स हमें याद कैसे रखने हैं, है ना। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, कभी भी नहीं भूलोगे, एकदम दिमाग में पूरा छप जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो बोर्ड को मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम जानेंगे कि भाई साहब ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स कैसे याद किया जाए, है ना। चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स हैं क्या क्या। जैसे अगर ए की बात करें तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी एफ यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं बाकी के। अच्छा यहाँ पर एक और लिख सकता हूँ, है ना। जी का अपोजिट होगा टी, ठीक। चलिए अब आगे यहाँ पर आते हैं, जी के बाद एच आता है, एच का अपोजिट क्या होगा भाई साहब? एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। हो गए, सारे हो गए। देखो ए से जेड तक हमने लिख दिया है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम तक यहाँ तक है। फिर एन से देखो, एन से बढ़ते हुए जेड तक यहाँ पर है ना। यानी कि ए से जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ए से जेड तक में किस अल्फ़ाबेट के अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अब देखो, अब ये चीज़ें मैंने याद कैसे की? मैंने भी तो कभी याद किया होगा, तभी आज याद है। कैसे याद किया? देखो मैंने क्या किया, मेरा तरीका आप लोग सुन लो कि मैंने क्या किया। मैंने इन सभी को एक फुल फॉर्म दे दिया, है ना। मैंने कौन सा फुल फॉर्म दिया वो आपको मैं लिख कर बताता हूँ।
मैंने यहाँ पर ए का अपोजिट जेड है ना, इसके लिए मैंने क्या याद कर लिया, मैंने आज याद कर लिया। आज ए जेड आ रहा है आज में, है ना। बाय के लिए तो भाई साहब कुछ करना ही नहीं है, सीधा का सीधा बाय, बी वाई बाय, बी का अपोजिट बाय, है ना। सी एक्स को याद करने के लिए याद कर लिया मैंने कॉक्स, सी एक्स आ रहा है कॉक्स में, है ना। डी डब्ल्यू बहुत ही आसान है, डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी वर्ल्ड में देखो डी और डब्ल्यू आ रहे हैं, क्लियर है। अब ईवी, ईवीएम मशीन तो सुना ही होगा, वोट डालने जाते हो ईवीएम मशीन पे ही वोट डालते हो, है ना। ईवीएम ईवी, ठीक। एफ यू के लिए फ्यूल याद कर ले, फ्यूल याद कर लें हम लोग, या फिर फ्यूज याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, एफ यू आ रहा है उसमें, है ना। जी टी, जी टी के लिए देखो, एक तो आप जीएसटी बहुत फेमस है, सुने ही होगे, जीएसटी याद रख लो, जीटी आ जाएगा जीएसटी में, या फिर ग्रैंड ट्रंक याद रख लो, ग्रैंड ट्रंक, है ना। एच एस के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हाई स्पीड, या तो आप हाई स्पीड याद रख सकते हो, हाई स्कूल याद रख सकते हो, जैसा आपका मन, ठीक है। आई आर ये कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ये कभी नहीं भूलोगे। जे क्यू, कार्ड्स तो खेलते ही होगे, है ना, जैक और क्वीन, कभी ना कभी तो खेले होगे, जैक क्वीन उसमें आता है ना कार्ड में, जे क्यू, है ना, गुलाम रानी। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक, के से लेकर एम तक, इसके लिए एक तरह से एक कहानी मैंने बना ली, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। के पी के लिए, अच्छा कहानी क्या है कि मुझे प्यास लगी है, ठीक है। मैं बोलता हूँ अपने दोस्त को कि भाई कुछ पानी लाओ, और उसको मन नहीं है देने का, वो बोलता है कि ना मैं नहीं ला रहा। मैंने क्या बोला उसको कि कुछ पानी लाओ, उसने मुझे जवाब दिया मैं नहीं ला रहा, मैं नहीं लाऊंगा भाई, ठीक है। अच्छा यहां से क्या समझने में मिला, कुछ पानी, मैंने अपने दोस्त को बोला कुछ पानी लाओ, उसने मुझे क्या जवाब दिया, मैं नहीं। समझ में आ गया यहां पे क्या किया मैंने, देखो के से कुछ, पी से पानी, एल से ला, ओ से ओ, ठीक है, एम से मैं, एन से नहीं, कुछ पानी, के पी, ला ओ, एल ओ, मैं नहीं, एम एन। तो ये हमारा यहां से यहां तक में पूरा फुल फॉर्म आ चुका है। आप एक काम करो, इसको फटाफट से, एक सेकेंड, हाँ अब स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना इस चीज को, है ना। अब देखो अब इस पे मैं और चीजें भी बताता हूं। अब यहाँ पर देखो इस ऑपोजिट अल्फाबेट में समझने वाली क्या बात है कि जो भी अल्फाबेट ऑपोजिट में होंगे उनका जो एडिशन होगा, जोड़ होगा, वो हमेशा 27 ही होगा। कैसे, ए का प्लेस वैल्यू 1 है, जेड का 26 है, जोड़ोगे तो क्या आएगा 27 आएगा, है ना। बी का प्लेस वैल्यू क्या है भाई साहब 2 है, वाई का प्लेस वैल्यू क्या है 25 है, जोड़ोगे क्या आएगा 27 आएगा, है ना। एम की प्लेस वैल्यू 13 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है, जोड़ोगे क्या आएगा 27 आएगा। किसी भी ऑपोजिट अल्फाबेट का जोड़ हमेशा 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 27 ही होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब यहां से भी अच्छा आगे भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू 3, इसका प्लेस वैल्यू 24, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू 4 और इसका प्लेस वैल्यू 23, ठीक है, जोड़ते हैं तो 27 आता है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो अगर आपको ऑपोजिट अल्फाबेट्स याद है तो भी आपको राइट इंड से करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि यहां पर देखो हमें क्या पूछा गया था, राइट इंड से 23rd अल्फाबेट कौन होगा, तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट इंड से 23rd अल्फाबेट मालूम किया, जो कि हमें पता है W है। अब ऑपोजिट अल्फाबेट्स पे हम याद किए हुए हैं कि W किसका ऑपोजिट है, D का ऑपोजिट है, यानी कि राइट इंड से 23rd अल्फाबेट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्लियर है,
समझ में आ गया? तो ये डी हमारा आंसर है। अच्छा, अगर हमें ऑपोजिट याद नहीं हो तो क्या करेंगे? अगर ऑपोजिट याद नहीं है तो हमको एक चीज़ मालूम है कि ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स का जो जोड़ होता है वो हमेशा 27 ही आता है ना? तो यहाँ पर देखो, हमें राइट इंड से 23 पूछा गया है ना? तो हमको इसका ऑपोजिट चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ऑपोजिट चाहिए। अच्छा, तो ऑपोजिट कैसे मालूम करेगा कि 27 ऑपोजिट्स का जोड़ तो 27 होता है। अगर हम 27 में से 23 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कि इसका ऑपोजिट जो होगा उसका प्लेस वैल्यू 4 होगा, है ना? तो फोर्थ अल्फ़ाबेट कौन होता है? डी होता है। यानी कि आप ऑपोजिट याद है तो डायरेक्ट निकाल लो, अगर ऑपोजिट याद नहीं है तो 27 में से माइनस कर दो तो आपको उसका ऑपोजिट अल्फ़ाबेट मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चल जाएगा? यहाँ देखो, अब जैसे कि मैं यहाँ पर मालूम है हमें कि एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है ना? अच्छा, यू के बारे में मालूम ही नहीं है कि यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, लेकिन हमें एक बात तो मालूम है ना कि 27 होगा इसका और इसका जोड़, है कि नहीं? इसका और इसका जोड़ करेंगे तो 27 होगा। मतलब अगर हमने 27 में से 6 को माइनस कर दिया तो हमें निकल कर आ जाएगा यू का प्लेस वैल्यू कि नहीं? 27 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो 21 आएगा, तो यू की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 21, है कि नहीं? क्लियर आया? मतलब अगर किसी एक अल्फ़ाबेट का हमें प्लेस वैल्यू मालूम है तो उसके ऑपोजिट में जो अल्फ़ाबेट है उसका प्लेस वैल्यू हम आसानी से मालूम कर सकते हैं 27 में माइनस करने के बाद ऑपोजिट्स को। क्लियर है? अच्छा, अब इस वीडियो को फिलहाल यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? और इससे रिलेटेड और भी डिस्कशन हम लोग करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अगर थोड़ी भी कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी तो वो सारी कन्फ्यूजन आपसे ख़त्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, है ना? और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, फिर भी नहीं आए आराम से पूछना, पूछने में शर्माना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। कमेंट करना नीचे में, बताना कि क्या दिक्कत आई, कहाँ पे डाउट आई, मैं कमेंट में ही आपको समझाऊंगा। कमेंट में अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली समझाऊंगा, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाली क्वेश्चन छोड़कर रखे थे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि विच लेटर इज 12 फ्रॉम द राइट ऑफ 21st फ्रॉम राइट इन, ठीक है? अच्छा, यहाँ भी देख लो, राइट और राइट है, मतलब सेम डायरेक्शन दिया हुआ है तो हम माइनस करेंगे। तो 21 में से आप 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? बताना भैया। 21 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में 9 आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये 9 हमें कहाँ से चाहिए? लेफ्ट इंड से चाहिए कि राइट इंड से चाहिए? ये हमें चाहिए राइट इंड से, है ना? राइट इंड यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि राइट इंड से 9th अल्फ़ाबेट हमको चाहिए होगा, है ना? तो राइट इंड से 9th अल्फ़ाबेट जानने के लिए हमें क्या करना है? लेफ्ट इंड से 9th अल्फ़ाबेट क्या है वो मालूम करेंगे। तो देखो, लेफ्ट इंड से 9th अल्फ़ाबेट हम जानते हैं आई होता है, और आई का ऑपोजिट तो बहुत ही आसान था, इंडियन रेलवे याद किए थे थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? इंडियन रेलवे याद किए थे, मतलब आई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आर। मतलब राइट इंड से 9th अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? आर। ठीक, क्या किए हम लोग? ध्यान से देखना, राइट इंड से 9th अल्फ़ाबेट मालूम करना था, इसके लिए हमने लेफ्ट इंड से 9th अल्फ़ाबेट मालूम किया, जो कि लेफ्ट टू राइट तो हमें याद ही रहेगा, प्लेस वैल्यू याद किए हैं। अगर याद नहीं भी किए हैं तो ई ज्योति तो था ही, है ना? उससे हम लेफ्ट से राइट यानी कि सीधा सीधा प्लेस वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो सीधे सीधे प्लेस वैल्यू में लेफ्ट इंड से 9th अल्फ़ाबेट हम जानते हैं कि आई होता है ना? तो आई का जो ऑपोजिट होगा वो राइट इंड से 9 होगा, है ना? आई का जो ऑपोजिट होगा वो राइट इंड से पीछे साइड से 9th अल्फ़ाबेट वही होगा। तो आई का ऑपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे से हमने याद किया था, यानी कि उल्टे साइड से 9th, राइट इंड से 9th अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा देखो, अगर ये ऑपोजिट याद नहीं होता तो हम कैसे निकालते हैं? मान के चलो ऑपोजिट याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे? देखो,
राइट इंड से हमें 9th अल्फ़ाबेट चाहिए था और हमको मालूम है ना कि 27 से माइनस करना है, तो हमको अगला अल्फ़ाबेट मालूम चल जाएगा ऑपोजिट में कौन सा था। तो सीधा सीधा माइनस कर दो 27 से। अगर 27 से 9 को माइनस करोगे तो 18 आएगा। तो लेफ्ट इंड से 18th अल्फ़ाबेट देख लेना है कि कौन सा होगा। तो लेफ्ट इंड से 18th अल्फ़ाबेट हमारा आर ही होता है। तो दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो आप 27 से माइनस करो इसको और लेफ्ट इंड से उस पोजीशन को देख लो, या फिर लेफ्ट इंड से ही इस पोजीशन को निकालो और उसका ऑपोजिट देख लो। तो राइट इंड से देखो, राइट इंड से मालूम करने के लिए ये थोड़ा सा करना पड़ता है ना। लेकिन अगर लेफ्ट इंड से पूछा होता तब तो कुछ करना ही नहीं था ना। जैसे यहाँ पर लेफ्ट इंड से पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, इसमें हमें लेफ्ट इंड से फाइंड करना था। तो बाएं से दाएं सीधा सीधा में 23rd कौन होता है, W डायरेक्ट आंसर था। लेफ्ट इंड से 8th हमें निकालना था, सीधा सीधा H आसानी से हम लोगों ने कर दिया। लेफ्ट इंड से 8th अल्फ़ाबेट H होता है आंसर, कुछ करना ही नहीं था। लेकिन अगर लेफ्ट इंड के जगह पे आंसर में राइट इंड आ जाता है तब थोड़ा सा करना पड़ता है ना। चलिए एक बार फिर से मैं ये दिखा देता हूँ आपको ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो अभी फिर से ले लेना, ठीक है। चलिए अब बाकी जो चीज़ें हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, जो एक पैटर्न और रह गया है ये वाला, और इस इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी बहुत कुछ और है जानने के लिए, वो सभी हम अगले क्लास में देखेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक हमारी एक क्लास ही डेली आएगी, ठीक है। रीजनिंग के लिए A to Z रीजनिंग की एक ही क्लास आपको मिलेगी 2-3 दिन तक। उसके बाद से डेली बेसिस पर आपको A to Z रीजनिंग क्लास की 2 क्लासेस डेली मिलेंगी, ठीक है। और 2-3 दिन के बाद एक टाइम मैं फिक्स करके वो टाइम भी आपको बता दूंगा कि कौन से टाइम पर क्लास होनी है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, क्लास समझ में भी आ गई होगी सारी चीज़ें अच्छे से। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। डाउट्स अगर हो कमेंट में पूछना, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।